अध्याय 11 नागरिक शास्त्र, चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन। जो शेष भाग इसमें रह गया है उस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम भाग में आपको 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन एवं अन्य विषय बिंदुओं पर विस्तार से बताया गया। अब हम राज्य चुनाव आयुक्त। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त ऑटोनोमस स्वायत्त है। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से, आप देख लें यहाँ पर यह जो महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता। राज्य वित्त आयोग। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बने। उन शक्तियों की पहचान करें जिन्हें आपके प्रदेश की सरकार ने पंचायतों को दिया है। 74वां संवैधानिक संशोधन। जैसा कि पहले इस संदर्भ में आपको बताया गया, 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। 73वां ग्राम और 74वां शहर। शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं होता। भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में नंबर 1 कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। नंबर 2 इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो। नंबर 3 जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ये 3 प्रमुख बातें हैं, विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। कम से कम जनसंख्या 5000 और कामकाजी पुरुषों में से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाते हो। तीसरा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है। अनेक रूपों में 74वें संविधान में संशोधन के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल है, नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं।
संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे। ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन। 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए गए। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब यहाँ पे 10 वर्ष की बात हो रही, ज़्यादा समय हो गया है। 92-93 से अगर हम 2020 की बात करें काफ़ी समय हो गया है। 1994-2004 में इस बीच में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। 5 वर्ष कार्यकाल होता है, विद्यार्थी इस बात को जानते रहे। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब तक 3-3 दफे चुनाव हो चुके हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से अधिक, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 तथा ग्रामीण पंचायतों की संख्या 2,40,000 है। शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम, 1400 नगर पालिका, 2000 नगर पंचायत मौजूद हैं। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। यदि प्रदेशों की विधानसभा संसद को एक साथ रखकर देखें तो भी इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। 73वें संशोधन ने देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा। यह चित्र देखें आप। यह झंडा स्थानीय शासन को लेकर लोगों की अपेक्षाओं का प्रतीक है। लोग सिर्फ अपने लिए औपचारिक कानून नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि इन कानूनों को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। संक्षेप में लिखें कि आप इस नारे के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे गांव में हमारा राज, यही लिखा है इस पे। हमारे गांव में हमारा राज, हमारा गाममा आमी राज। अब आप देखें आगे। तिहत्तरवें और 74वें संशोधन ने देश भर की पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं को भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष, 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिसको हम ब्लॉक भी कह सकते हैं, विकास खंड। ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर, महापौर हैं। नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के
हाथ में है। संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने, ये विभिन्न अखबारों की कटिंगें हैं, अखबारों से हमेशा महिलाओं ने शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई। अनेक मामलों में पाया गया है कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उनमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है, चर्चा ज़्यादा संवेदनशील होती है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रहीं अथवा महिला को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसला लेता रहा। लेकिन ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आ रही है। देखें, दिल्ली मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार, चित्र को बूझें। इस चित्र को देखें, स्थानीय सरकार यहाँ खुली धूप में बैठी है। क्या कोई और खास बात आपका ध्यान खींचती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया है। अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। भारत की जनसंख्या में पिछले आंकड़ों के मुताबिक 16.2% अनुसूचित जाति, 8.2% अनुसूचित जनजाति। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या 6.6 लाख है। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावट में भारी बदलाव आए हैं। ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इस निकायों के जरिए ज़्यादा हो रही है। कभी कभी इससे तनाव पैदा होता है, तो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता है। वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता। इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है। तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते। जब भी लोकतंत्र को ज़्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी, तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है। संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया। ये सारे विषय स्थानीय विकास और कल्याण की ज़रूरतों से संबंधित है। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण को यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज़्यादा शक्ति नहीं होती। यह देखिए आप, अच्छा कानून है तो ठीक, लेकिन केवल कागजी। क्या इसी को कथनीय और करने का अंतर कहते हैं? आपने देखा कि राज्य सूची के अंतर्गत विषयों पर अधिकार प्रांतीय सरकारें चाहें तो इन त्रिस्तरीय पंचायतों को दे सकती हैं। ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों या नगर पंचायतों, नगर पालिका पंचायत या फिर नगर महापालिका। अब आगे देखिए आप, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातिनी अमेरिका के देश बोलीविया का नाम लिया जाता है। 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ
जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। परिणाम स्वरूप महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ। देश को नगर महापालिकाओं में विभाजित किया गया। नगर महापालिकाओं, यहाँ पे चर्चा हो रही नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया। एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई कि नई नगर पालिकाओं को धन स्वतः हस्तांतरित हो जाए। बोलीविया में 314 नगर पालिकाएँ हैं। नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगर पालिका परिषद होती है। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। अब देखें आप, बोलीविया की स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करने, आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोलीविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। नगर पालिका को मोटर वाहन, शहरी संपदा, बड़ी कृषि संपदा पर कर लगाने का अधिकार है। इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा वित्तीय हस्तांतरण की प्रणाली के जरिए प्राप्त होता है। स्थानीय निकायों के पास, ये लातीनी अमेरिका की बात हो रही थी, स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ। शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि सरकारी खर्चे का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है। स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज़्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। इस अनुभव से ही संकेत मिलते हैं। स्थानीय निकाय, स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेंगे। स्थानीय शासन को ज़्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार रहें। आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदार जनता होगी। विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। गांव और शहरों के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में होती है। इसे संदर्भित जो प्रश्न हैं उनको विद्यार्थी पढ़ेंगे और उसका उत्तर भी क्रमवार तरीके से वे देंगे। एक बार हम पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान ग्राम पंचायत को स्वशासन की इकाई के रूप में देखता है। प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कंपनी को विशाल इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति दी। इस्पात संयंत्र लगाने से बहुत से गांवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस पर विचार करेंगे विद्यार्थी। अभी घटना दुष्प्रभाव की चपेट में आने वाले गांवों में से एक की ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया। क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने से पहले गाँव वासियों की राय ली जानी चाहिए, उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। सरकार का फैसला है कि उसके कुल खर्चे का 20% पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा। ग्राम पंचायत विद्यालय भवन बनाने के लिए लगातार धन मांग रही है, लेकिन सरकार अधिकारियों से मांग को यह कहकर ठुकरा दिया है। सरकारी अधिकारियों ने धन का आवंटन कुछ दूसरी योजनाओं के लिए हुआ है। धन को अलग मद में खर्च नहीं किया जा सकता। सरकार ने डूंगरपुर गांव नामक गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है। गांव के एक हिस्से को जमुना, दूसरे को सोहना नाम दिया है। अब डूंगरपुर नामक गांव सरकारी खाते में मौजूद नहीं है। एक ग्राम पंचायत ने पाया कि उसके इलाके में पानी के स्रोत तेजी से कम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत ने फैसला किया गांव के नौजवान श्रमदान करें, गांव के पुराने तालाब और कुएं को फिर से काम में आने लायक बनाएं।
मान लीजिए आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के रूप में काम करे, इसके लिए आप उसे कौन सी शक्तियाँ देना चाहेंगे? ऐसी 5 शक्तियों का उल्लेख करें और प्रत्येक शक्ति के बारे में 2-2 पंक्तियों में यह भी बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान है? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है? संविधान के 73वें संशोधन से पहले संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताइए। आलोक, हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष की बराबरी का दर्जा दिया गया है। स्थानीय निकायों में स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी भागीदारी की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। क ख ग कोई भी इस तरह की बात उठा सकता है। अब आगे देखिए अगला क्या कहता है इसके बारे में। नेहा कहती है, लेकिन महिलाओं का सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफ़ी नहीं है, यह भी जरूरी है कि स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के अलग से प्रावधान हो। जयेश क्या कहता है, मुझे आरक्षण का यह गोरखधंधा पसंद नहीं है। स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह गांव के सभी लोगों का ख्याल रखे। ऐसा करने पर महिलाओं और उनके हितों की देखभाल अपने आप हो जाएगी। किसी भी मामले में पक्ष विपक्ष तो होता ही है, उस पर जो बेहतर हो उसे मिलजुल करके हल कर लेना चाहिए। 73वें संशोधन के प्रावधानों को विद्यार्थी पढ़ेंगे और कौन किससे कितना सरोकार रखता है इसको आप देख लेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी प्रकार के आप देखें कुछ तर्क दिए गए हैं जो अभी ऊपर आपको बताया गया था पहले। मेघेवसल गांव की फैसला, उसके संदर्भ में डीएम का आदेश और गांव का फैसला कोर्ट में गया। कोर्ट ने अंततः ग्रामीणों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया तथ्यों को देखते हुए। ये देखें आप, विकेंद्रीकरण का साधन कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखें आप। वास्तव में विकेंद्रीकरण में ही लोकतंत्र का जीवन है। इन सब प्रश्नों को विद्यार्थी पढ़ेंगे और क्रमवार तरीके से उनको हल करते जाएंगे। देखें, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन पूर्ण होता है।